दक्षिण भारत की राजनीति में आज एक बार फिर से हलचल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंडमान निकोबार के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने ही मिशन साउथ 2026 की रफ्तार पकड़ ली है। अंडमान निकोबार में गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा भले ही कुछ घंटों का हो, लेकिन इसे 2026 की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां पर बीजेपी सत्ता में AINRC पार्टी के साथ सरकार में है और यही वजह है कि अंडमान को बीजेपी दक्षिण भारत के गेटवे के तौर पर देख रही है। अंडमान कोई बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन सियासत में बहुत रणनीतिक कारक है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अमित शाह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में गृह मंत्रालय के संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में अध्यक्षता करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, साइबर सिक्योरिटी और क्षेत्रीय अवसंरचना पर तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। द्वीप समूह एक जमाने में देश के खजाने को खर्च करने की जगह मानी जाती थी। मुझे विश्वास है अगले 10 साल के बाद द्वीप समूह हमारे देश के खजाने का कंट्रीब्यूटर होगा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। ये जो बदलाव इस 11 साल के अंदर आया है, वो भारतीय जनता पार्टी की देश की कण कण भूमि को भारत माता मानकर उसको समर्पित रहने का, नवपल्लवित करने का जो संकल्प है, उसी का परिणाम है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला एवं राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय जैसे तमाम अत्याधुनिक केंद्रों की क्षेत्रीय स्तर पर स्थापना किए जाने के बाद बैठक में जोर दिया गया है। अब बैठक क्यों अहम है, अब आप जान लीजिए। यहां बीजेपी के साथ सत्ता में सहयोगी है और तमिलनाडु का पड़ोसी राज्य है। दक्षिण भारत में बीजेपी की मौजूदगी का गेटवे इसको कहा जाता है। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की तीर्थ स्थली पर मैं फिर से एक बार आया हूं। यही भूमि पर अंग्रेजों ने बनाई हुई सेल्यूलर जेल, जहां देश भर से भारत माता की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले, जूझने वाले कई बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों ने यहां पर लंबा समय अपने जीवन का काटा, मगर आज सेल्यूलर जेल में बना हुआ वीर सावरकर का स्मारक और वो मशाल पूरे देश और दुनिया को चीख चीख कर कह रही है कि यहीं पर हजारों हुतात्माओं ने अपना बलिदान दिया था। अमित शाह का यहां आना संकेत देता है कि बीजेपी अब साउथ में सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि संगठन की जड़ों को और मजबूत करना चाहती है। पश्चिम बंगाल में आक्रामक राजनीति के बाद अब अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचेंगे और यहीं से शुरू होता है बीजेपी का मिशन साउथ 2026। अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर त्रिची पहुंचे और शाह यहां पोंगल त्योहार दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होंगे और साथ ही राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। बीजेपी अब सिर्फ उत्तर और पश्चिम की पार्टी बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने आज तक खाता तक नहीं खोला, उनकी सरकार नहीं बन पाई है और यही वजह है कि 2026 को बीजेपी का एक ब्रेक थ्रू ईयर के तौर पर माना जा रहा है। अब इसमें क्या रणनीति है? इस साल देश में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और जहां देश की 17% जो नई सरकार चुनेगी आबादी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी कभी भी जीत नहीं पाई है, सत्ता में नहीं आई है। असम में तीसरी बार और पुडुचेरी में दूसरी बार सत्ता में आने की पूरी कवायद है। 2026 में देश की लगभग 17% आबादी नई विधानसभा की जो सरकारें हैं उनको चुनेंगी और ये चुनाव सिर्फ राज्य सरकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तय करेगा कि 2029 में राष्ट्रीय राजनीति की दिशा क्या होगी। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है, जहां सत्ता है उसे मजबूत करना है
और जहां कभी भी नहीं जीती वहां सियासी जमीन को तैयार करना है। और इस तरीके से देखिए चुनाव कहां कहां कब कब होना है, थोड़ा सा भी आपको बता देते हैं। असम में मार्च अप्रैल के बीच चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल में भी मार्च अप्रैल में चुनाव होना है इसी 2026 में, केरल में अप्रैल और मई के बीच चुनाव होना है, पुडुचेरी में भी अप्रैल मई के बीच चुनाव होना है और तमिलनाडु में भी अप्रैल और मई के बीच चुनाव होना है। 3 राज्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उसी की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी के चाणक्य लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 14 साल से मुख्यमंत्री ममता के सामने बीजेपी की जो चुनौतियां हैं वो आप जानिए। 2026 के चुनाव में टीएमसी जीती तो ममता बनर्जी लगातार रिकॉर्ड चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगी। पश्चिम बंगाल में आप देखिए जो पूरे आंकड़े हैं 294 विधानसभा सीट है और जिसमें करीब 7.3 करोड़ मतदाता है। एसआईआर के बाद आंकड़ा बदलेगा। असम में अगर बात करें तो 10 साल से यहां खुद बीजेपी की सरकार है। पार्टी तीसरे चुनाव की तैयारियां में यानी हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 महीने में 3 बार असम का दौरा कर चुके हैं और यहां पार्टी ने 126 में से 100 से अधिक सीट जीती थी और इसका टारगेट रखा है इस बार भी। अब असम में क्या है, असम के भी गणित आप समझ लीजिए। 126 विधानसभा सीट है, करीब 2 करोड़ 30 लाख वोटर है। एसआईआर के बाद यह आंकड़ा बदल सकता है। अब तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पिछले 60 साल से बीजेपी या कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। बीजेपी जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके के गठबंधन कर सकती है और इधर सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके भी मैदान में आ चुकी है। अब तमिलनाडु का पूरा समीकरण क्या समझिए। 234 विधानसभा सीट है और करीब 6 करोड़ 20 लाख वोटर है। हालांकि एसआईआर के बाद आंकड़ा बदल भी सकता है। अब केरल की बात करें, केरल भी देश का ऐसा इकलौता राज्य है जहां अभी भी लेफ्ट सत्ता में है, उसको कोई हटा नहीं पाया है और सत्ता बदलने की परंपरा यहां रही है। 2021 में एलडीजे ने इसे ट्रेंड को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। कांग्रेस गठबंधन की पूरी कवायद है कि एंटी इनकम्बेंसी को क्रैश कराया जाए, जबकि बीजेपी अब तक केरल में एक भी विधानसभा सीट जीत नहीं पाई है। पिछले लोकसभा की बात करें तो उसने त्रिशूर लोकसभा जरूर जीती थी। इसके अलावा दिसंबर 2025 में भी बीजेपी ने पहली बार त्रिवेंद्रपुरम नगर निकाय चुनाव जीता था, जिसको लेकर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब तारीफ भी की थी। केरल की अगर हम समीकरण की बात करें तो यहां पर 140 विधानसभा सीट है और करीब 2 करोड़ 70 लाख वोटर है। तो ये तय करेंगे कि आखिर इस बार किसकी सत्ता आने वाली है। लेकिन बीजेपी की कवायद है कि साउथ के इन 3 राज्यों में अपनी पार्टी की जमीन को मजबूत किया जाए और वहां पे सत्ता में कम से कम दखल दिया जाए।